हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2021 और 2022 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक को जो हम रिवाइज करेंगे, यानी कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो पहली ध्यान रखेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। इसमें जो भारत है ये 85वें स्थान पर है और डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। अगली रिपोर्ट ध्यान रखेंगे वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। इसमें जो भारत है ये 136वें स्थान पर है और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। इसे याद रखना काफ़ी आसान है कि जो फिनलैंड है इसे आप ऐसे पढ़ेंगे फनलैंड, है ना। फनलैंड इसको पढ़ेंगे तो फनलैंड का मतलब क्या है कि जहाँ पर आनंद हो, आनंद यानी खुशी है, तो फिनलैंड जो है पहले स्थान पर आ जाएगा। और भारत 136 यानी भारत में लोगों के बीच जो है 36 का आंकड़ा है, यानी क्या है खुशी नहीं है भारत में, तो 136वें स्थान पर भारत हो जाएगा। IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही, तो ये दिल्ली रही। इसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि दिल्ली में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण रहता है और प्रदूषण के चलते दिल्ली काफ़ी चर्चा में रहती है। तो ध्यान रखेंगे दुनिया की सबसे प्रदूषित जो राजधानी रही है 2021 के अनुसार वो है दिल्ली। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो ये बांग्लादेश है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है ये सबसे प्रदूषित देशों में 5वें नंबर पर आता है। अगली रिपोर्ट ध्यान रखेंगे सिपरी रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा रहा, तो ये है भारत। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो ये है अमेरिका। इसे भी याद रखना आसान है क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो देश भारत है ये जो है लगातार बहुत सारे देशों से हथियार को खरीदता है। हथियार का आयात जो है देश में किया जाता है काफ़ी बड़ी संख्या में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक हथियार आयातक देश भारत हो गया और जो अमेरिका है ये सबसे अधिक हथियारों को जो है बेचता है। तो इस वजह से जो सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश है वो अमेरिका हो जाएगा। अगला है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसके अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा, तो तुर्की का है इस्तांबुल शहर। ये जो है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा 2021 के अनुसार। अगली रिपोर्ट ध्यान रखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो भारत 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। ध्यान रखेंगे 2022 की है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 की अगर बात की जाए हंगर इंडेक्स 2021, तो भारत इसमें 101वें स्थान पर आता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 की अगर बात की जाए तो भारत 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। तो ये सारी रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं और हो सके तो कहीं ना कहीं इसे आप जो है नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर पहले चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया, तो प्रदेश में पहली बार जो चंबल कटहल महोत्सव है इसका आयोजन पचनद इटावा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है पहला डॉग पार्क बनाया जा रहा है जो कि प्रदेश का पहला होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ यानी कि नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया है, जैसे आपका ODOP हो गया और इसके साथ ही कई सारे टॉपिक हैं जिसको हमने कवर उसमें किया है। और इसे अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना, इसका जो करेक्ट आंसर है तो चीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको तीनों शहरों में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो सुनील छेत्री जो है 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। और वहीं अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सक्रिय रूप से जो है कौन सा खिलाड़ी तीसरे नंबर पर आता है, तो ये आपका सुनील छेत्री होंगे, क्योंकि इसमें जो बीच के 2 खिलाड़ी हैं, एक का निधन हो गया है और एक जो है वो अभी खेलती नहीं है, यानी वो पूर्व खिलाड़ी हैं। तो सक्रिय खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो सुनील छेत्री तीसरे नंबर पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया, तो ध्यान रखेंगे जो फुजियान विमान वाहक पोत है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है चीन ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गौतम अडानी द मैन हु चेंजेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो ये जो पुस्तक है ये RN भास्कर के द्वारा लिखित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में योग दिवस के अवसर पर कितने स्थानों पर एक साथ योगाभ्यास किया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 75,000 स्थानों पर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के अन्य साथियों ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया और योगासन किया। योगी आदित्यनाथ ने योग करते हुए एक तस्वीर साझा की और एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में जो है 75,000 स्थानों पर योग किया गया। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक लोग इन योग कार्यक्रमों में शामिल हुए और योग किया। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो है प्रदेश में एक साथ कितने स्थानों पर जो है योग किया गया, तो 75,000 स्थानों पर योग किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के चौथे एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है कौन करेगा, तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये लगभग जो है बनकर के तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन जो है किया जाएगा। तो इसका जो उद्घाटन है वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश को जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह में चौथा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसके शुरू होने के बाद चित्रकूट से दिल्ली तक पहुंचने में लोगों को सिर्फ 6 घंटे का समय लगेगा। इसकी अगर लागत की बात की जाए तो 14,849 करोड़ की लागत आई है। और कितना ये लंबा है, तो 296 किलोमीटर लंबा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को जो है कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 13 जुलाई को जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इसकी लंबाई भी ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो 296 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पार्क में प्रदेश सरकार ने हिरण पालने की योजना बनाई है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। प्रयागराज के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की दूर दूर तक पहचान है। जनपद के पर्यटक स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को प्राकृतिक रूप से अधिक समृद्ध करने के लिए औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और इसके साथ ही एक नई तैयारी भी यहाँ पर जो है शुरू की जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हिरण भी कुलाचें भरते लोगों को नजर आएंगे। बीच शहर में हिरण देखना निश्चित रूप से हर किसी के लिए सुखद अनुभूति होगी। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस पार्क में प्रदेश सरकार जो है हिरण पालने की योजना बनाई है, तो ध्यान रखेंगे प्रयागराज का है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। यहाँ पर जो है हिरण जो है पाले जाएंगे और ये दोस्तों अपने आप में एक बेहद ही बड़ी बात होगी, क्योंकि बीच शहर में जो है हिरण को देखना एक बड़ी बात मानी जाती है ना। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे कि कौन सा पार्क हो जाएगा, तो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, यहाँ पर जो है हिरण पाले जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है
केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2022 से। नए सर्कुलर के अनुसार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ ही इंपोर्ट हो गया, स्टॉकिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया गया। सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कॉटन की थैलियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सरकार ने जो है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी 1 जुलाई 2022 के बाद से जो है इस तरह का जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसके स्थान पर क्या कहा है सरकार ने कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, जो पॉलीथीन होती हैं, इसकी जगह पर जो है कॉटन की थैलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा सुझाव जो है दिया गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या है कि प्लास्टिक से बनी वो वस्तुएं जिसे एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसे जो है यह आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते। सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के तहत जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जैसे बोतलें हो गई, शैम्पू की बोतल है, डिटर्जेंट है, कॉस्मेटिक्स है, इसके अलावा पॉलीथीन बैग है, फेस मास्क है, कॉफ़ी कप है, क्लिंग फिल्म है, इसके अलावा कचरा बैग है, फूड पैकेजिंग जैसी चीज़ें जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी पर जो है 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों कौन कौन सी वस्तुएं हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1 जुलाई से जिन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ईयरबड्स हो गया, प्लास्टिक बैलून स्टिक हो गया, झंडे कैंडी स्टिक हो गया, आइसक्रीम स्टिक हो गया, पॉलीस्टाइनिन हो गया, प्लेट कप ग्लास, और यहाँ पे ये सारी वस्तुएं हैं, इसे आप जो है पढ़ सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें ये आप ध्यान रख सकते हैं। चम्मच है, चाकू, स्ट्रॉ, रैपिंग हो गया, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें, इन पर जो है 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक जीता और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा जो भारत है वो, और जापान इसमें जो है 143 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तो ध्यान रखेंगे आप कि भारतीय महिला कुश्ती टीम है इसने किर्गिस्तान के बिश्केक में जो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है, और भारत इसमें जो है पहले स्थान पर है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड मेडल जो है भारत में 8 जीते गए हैं। तो गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो नाम ध्यान रखेंगे, रितिका, इन्होंने जो है 43 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा अहिल्या शिंदे, इन्होंने 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही शिक्षा ने 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, प्रिया ने 73 किलोग्राम में स्वर्ण पदक, और इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे जो परविंदर सिंह हैं उन्होंने 80 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता, और नरेंद्र ने 71 किलोग्राम में रजत हासिल किया। तो ये स्वर्ण पदक आप सभी ध्यान रखेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट है वो नाम आपको बताए, सभी आपको याद रखने हैं। और इस तरह से ध्यान रखेंगे कि अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जो है किस देश की टीम ने जीता? तो भारतीय महिला कुश्ती टीम ने। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन बन गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम। वन नेशन वन राशन कार्ड अब देश भर में लागू हो गया, यानी इससे जुड़ने वाला जो अंतिम राज्य है वो बन गया है असम। असम ने आखिरकार राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू कर दी है। इसके साथ ही केंद्र का एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम पूरे देश में लागू हो गया। दोस्तों जो असम है ये वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। वन नेशन वन राशन कार्ड का क्रियान्वयन जो है अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि असम जो है ये आखिरी राज्य बना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू करने वाला, यानी 36वां राज्य। क्योंकि हमारे देश में अभी कितने राज्य हैं तो ध्यान रखेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, एक जो जम्मू कश्मीर था उसे जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और इसके साथ ही हमारे देश में 28 राज्य रहे। और पहले कितने
केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके साथ ही 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इसको जो है जोड़ करके एक कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बना, तो ये असम हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है, असम यहाँ पर करेक्ट रहेगा। दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, तो इसके तहत क्या है कि जो लोग होते हैं वो अपना राशन जो है वो कहीं पर भी ले सकते हैं, यानी देश में किसी भी जगह से जो है वो अपना राशन ले सकेंगे। पहले क्या था, जहाँ पर राशन होता था राशन कार्ड, उस गांव में या उस शहर तक ही वो सीमित रहते थे, वहीं पर अपना जो है राशन लिया करते थे लोग। लेकिन इसमें ये लाभ होता है कि जो लाभार्थी है वो कहीं पर भी अपना राशन जो है ले सकता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी क्या है, इसका उद्देश्य भी यह है कि देश में कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए जो लाभार्थी है वो ले सके, आत्मनिर्भर उसको बनाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है किसी भी दुकान से लेने का। तो ध्यान रखेंगे असम जो है ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन IDCA का, इसके द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। देश भर की टीमों ने 16 से 19 जून का आयोजित टूर्नामेंट में चुनौती पेश की। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करते हुए आंध्र प्रदेश के गेंदबाजों ने गुजरात को 97 रन पर रोक दिया। 4 दिवसीय टूर्नामेंट में देश भर की टीमों ने प्रतिष्ठित T20 चैंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा की। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय बधिर क्रिकेट संघ है इसके द्वारा पहली बार जो अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप है ये आयोजित की गई थी। तो इसमें जो है किसने खिताब जीता है, तो आंध्र प्रदेश ने जो है इसमें खिताब जीता है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है? तो निपुण योजना की शुरुआत जो है किसने की है, तो ध्यान रखेंगे हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे निपुण नाम से योजना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने प्रशिक्षण हासिल करने के बाद श्रमिकों को विदेशों में भी काम के अवसर मिलेंगे। इस दौरान पुरी ने कहा कि यह पहल निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर अधिक अनुभवी और कुशल बनाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो निपुण नाम से एक योजना है इसका शुभारंभ जो है किसने किया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अब दोस्तों कुछ और पहल हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको याद रखनी है। तो पहला है ऑपरेशन देवी शक्ति। दोस्तों इसका जो संचालन है इसे जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान रखेंगे विदेश मंत्रालय। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे आप विदेश मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु इसे शुरू किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे भारतीय सेना ने जो है इसे शुरू किया, भारतीय सेना ने। और इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन नमस्ते का, तो खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखना इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, इसकी बात की जाए तो ये जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे विदेश मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या था, तो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए इसे शुरू किया गया था। ऑपरेशन प्रवाह है, ऑपरेशन प्रवाह की अगर बात की जाए तो ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाना इसका उद्देश्य था। अगला है, ध्यान रखेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाना इसका उद्देश्य था।
ऑपरेशन समुद्र सेतु ध्यान रखना है मालदीव, मालदीव से भारत, मालदीव से जो है भारत लाना इसका उद्देश्य था लोगों को। ऑपरेशन सर्द हवा ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये बीएसएफ ने शुरू किया, बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना इसका उद्देश्य था। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन गंगा। तो जो ऑपरेशन गंगा है इसका जो संचार इसे जो है किस लिए शुरू किया गया था, तो यूक्रेन में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं उनको भारत वापस लाना इसका उद्देश्य था। तो ध्यान रखेंगे यूक्रेन, यूक्रेन से जो है भारत लाना इसका उद्देश्य था। बी ब्रेक ऐप ध्यान रखेंगे, तो ये जो बी ब्रेक ऐप है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था जब पेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, कि एक क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि कौन सा एक पहल थी, शायद कि वो पहल जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू हुई थी। तो इसी तरह से ध्यान रखें बी ब्रेक ऐप ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको देखना कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो ये सारे आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस स्थान पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। भारत जो है ये केवल चीन जिसको 136 गीगावाट, अमेरिका जिसके पास 43 गीगावाट के पीछे रहते हुए 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ठीक, ध्यान रखना है केवल चीन और अमेरिका से पीछे है तीसरे स्थान पर। शोध में कहा गया कि भारत ने 2021 में अपनी पन बिजली क्षमता में 843 मेगावाट की वृद्धि की है, जिससे कुल मिलाकर 45.3 गीगावाट हो गया। भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार था और नई सौर पीवी क्षमता 2021 में 13 गीगावाट के अतिरिक्त इसके लिए जो है एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार था। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2021 में जो है कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए जो भारत है वो किस स्थान पर रहा विश्व में, तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। सबसे अधिक जो वृद्धि है वो 2021 में चीन में हुई 136 गीगावाट की, इसके बाद अमेरिका में हुई 43 गीगावाट की और इसके बाद हमारे भारत में हुई 15.4 गीगावाट की। वैसे अगर देखा जाए कि भारत जो है कुल मिलाकर के कितने गीगावाट इसकी भारत की क्षमता है कुल नवीकरणीय ऊर्जा की, तो 45.3 गीगावाट। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और अगर पूछा जाए एशिया में, तो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है भारत। अगला क्वेश्चन है सोने के पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर है, तो सोने के पुनर्चक्रण में जो है भारत चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत जो है चीन, इटली, अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2013 से 2021 तक भारत की सोने की जो शोधन क्षमता है वो 1500 टन या 500% से बढ़कर के 1800 टन हो गई है। पिछले 5 वर्षों में देश की सोने की आपूर्ति का 11% पुराने सोने से आया है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या रहा जो 2021 में जारी की गई, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग इसका शीर्षक रहा। तो यहाँ से बस यही ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सोने के पुनर्चक्रण में जो भारत है वो किस स्थान पर है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत जो है चौथे स्थान पर है, जहाँ पर भारत की जो सोने की शोधन क्षमता है वो 1500 टन से बढ़कर के 1800 टन हो गई है। ठीक है, भारत से पहले कौन कौन से देश हैं, तो चीन हो गया, इटली हो गया और अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारत जो है पुनर्चक्रण में चौथे स्थान पर आता है। तो दोस्तों ये थे 23 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 किसे घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। ये रहा आज का क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।